नमस्ते दोस्तों, मैं तनुजा परिहार आप लोगों के लिए नई नई बुक्स का रिव्यू लेकर आती हूँ अपने चैनल पे, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन बुक्स से अपनी स्टार्टिंग करनी चाहिए। आज मैं जिस बुक को आपके सामने लेकर आई हूँ ये स्टार्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिन्हें साहित्य पसंद है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति माने जाने वाले नोवेल झूठा सच की। यशपाल एक बहुत ही जाना माना नाम है हिंदी साहित्य में। उनकी लिखी हुई कृति है झूठा सच। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये एक यथार्थवादी उपन्यास है। अगर आप लोगों को यथार्थवादी बुक्स पढ़ना पसंद है, आप लोग देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में जानना चाहते हैं, भारत पाक विभाजन से रिलेटेड एक अच्छी सामग्री पढ़ना चाहते हैं, तो झूठा सच नोवेल आपके लिए है। यशपाल की बात करें तो 1903 में जन्मे हुए यशपाल ने कई सारी अच्छी साहित्यिक कृतियां हमें दी हैं, जिनमें झूठा सच को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। भारत पाक विभाजन पर यूं तो कई सारी किताबें हैं, जिनमें से कई सारा साहित्य मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो झूठा सच एक ऐसा उपन्यास है जिसे मैं भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर बनी हुई किताबों में सबसे ऊपर रखना चाहूँगी। झूठा सच के दो भाग हैं। पहले भाग में दिखाया है भारत पाक विभाजन का दर्द, और दूसरा भाग का नाम है झूठा सच भविष्य की ओर, यानी उसके बाद क्या होता है। इसके पहले पार्ट की बात करें तो मैंने क्लास 9th में इसका पहला पार्ट पढ़ा था अपनी स्कूल लाइब्रेरी से। हालांकि थोड़ा डार्क कंटेंट है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी बच्चों को ये नोवेल पढ़ने के लिए। अगर आप लोगों का एक मैच्योरिटी लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, अच्छा साहित्य पढ़ चुके हैं, तो आप 15-16 ईयर्स के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ये नोवेल पढ़ सकते हैं। भारत पाक विभाजन पर बने हुए कई सारे जो नोवेल हैं उनमें बहुत सी चीज़ें हमें सेम लगती हैं, जैसे कि दंगों की त्रासदी, महिलाओं पर हुए अत्याचार, धर्मांधता, मारकाट, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस किताब की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखाया गया है। यानी इसमें विभाजन से जो हिंसा हमारे सामने आई थी उस पर बहुत ज़्यादा जोर डालने के बजाय इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार थे उनमें क्या चेंजेस आए। यानी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को नहीं दिया गया है, साधारण तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं। कहानी का केंद्र एक परिवार है, निम्न मध्यवर्गीय परिवार, जिसमें बेटा होता है पुरी, जो एक अच्छा पत्रकार बनना चाहता है, काफ़ी आदर्शवादी लड़का है और अपने को काफ़ी लिबरल भी समझता है। विवाह को लेकर, जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड वो है। उसकी छोटी बहन है तारा, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही होशियार और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। पुरी और तारा का एक परिवार है जो एक साधारण से घर में रहता है। यहाँ पर पुरी की प्रेमिका है एक लड़की कनक, जो कि बहुत ही एक उच्च परिवार की लड़की है, जिसका परिवार पुरी के साथ उसके विवाह की सोच भी नहीं सकता। तो कैसे वो लड़की जो है कनक अपनी प्रेम कहानी को आगे रखती है, कैसे आर्थिक स्तर की खाई दोनों की प्रेम कहानी के सामने आती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। पुरी का चरित्र भी आगे जाकर बदलता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो जिंदगी का यथार्थवाद देखता है तो कैसे उसके सारे आदर्श ढह जाते हैं, कैसे वो बदलता है। बाहर से तो आदर्शवादी बनता है, लेकिन अंदर से उसे भी वही दौलत, शोहरत, पावर, इन सारी चीज़ों की चाह होने लगती है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ स्कूल कॉलेज तक हम लोग बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं। हम समझते हैं कि हम चीज़ों को बदल देंगे, सिस्टम को बदल देंगे। किसी भी सिस्टम में घुसने से पहले हमारे दृढ़ विचार होते हैं, कुछ और होते हैं। लेकिन जब हम सिस्टम में जाते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, जब हम जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को देखते हैं, तो हम अधिकतर उनके सामने घुटने टेक देते हैं। अगर हम घुटने नहीं टेकते, अगर हम चीज़ों को एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते, तो हमें कितने धक्के खाने पड़ते हैं, हमारा जीवन कितना कठिन हो जाता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। आगे और बात आती है कि पुरी अपनी बहन को लेकर भी काफ़ी लिबरल होता है। उसको लगता है कि अगर उसकी बहन प्रेम विवाह करना चाहती है तो वो करने देगा, जो कि उस समय के दौर में बहुत बड़ी बात होती है।
लेकिन जैसे ही उसे अपनी बहन के प्रेमी का नाम पता चलता है, असद, जो कि एक मुस्लिम होता है, तो वैसे ही उसकी सारी विचारधारा डही की डही रह जाती है। उसमें भी इतना साहस नहीं होता, या वो इतना ओपन माइंडेड नहीं हो पाता कि एक मुस्लिम युवक से अपनी बहन की शादी के लिए हाँ कह दे। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब भी अपने को लिबरल समझते हैं, ओपन माइंडेड समझते हैं, तब भी हम लोगों के आगे कई सारे बैरियर लगे होते हैं। हम लोग कई सारी चीज़ों में अपनी पुरानी जनरेशन से एक स्टेप ऊपर जाकर ये समझने लगते हैं कि हम काफ़ी ओपन हो गए हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों में हम अभी भी बंद होते हैं। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर आखिरकार हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी बहन की शादी, जब उसका परिवार एक जमींदार के बहुत ही बिगड़े हुए लड़के से फिक्स कर देता है, तो पूरी सब कुछ देखकर भी मौन बना रहता है। अपनी मौन स्वीकृति उस बेमेल शादी को वो दे देता है, और तारा, जो कि उस समय की एक संस्कारी माता पिता का कहना मानने वाली आदर्श लड़की होती है, कैसे चुपचाप उस विवाह को स्वीकार कर लेती है, जो कि भारत में एक आम बात है। लेकिन विवाह की रात ही जब वो अपने पति के घर जाती है, तो दंगे भड़क उठते हैं और दंगाई उनके घर में घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कहानी कैसे कैसे मोड़ लेती है। तारा कहाँ से कहाँ धक्के खाते हुए, कभी शिविर में तो कभी दंगाइयों की कैद में रहते हुए आखिरकार लाहौर पहुँचती है। लाहौर पहुंचने के बाद एक दिन राहत शिविर में अचानक से वहाँ कुछ पुलिस वाले उसे मिलते हैं, जिनमें उसे देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि उसका पुराना प्रेमी असद वहाँ पर होता है। यहाँ पर भी हम लोग समाज की एक विडंबना देख सकते हैं कि असद, जो तारा को कभी पागलों की तरह चाहता था, जब वो देखता है कि तारा इतने महीने न जाने कहाँ कहाँ रहकर, किन किन दंगाइयों के बीच से गुजर कर राहत शिविर तक आई है, तो उसका दिल भी तारा को अपनाने को नहीं मानता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेम में हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब तक सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम लोग किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब होती है जब हम में से कोई एक ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक वर्जनाएं कैसे हमारे पैर पीछे खींच लेती है, और वो प्रेम पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। हम लोग देखते हैं कि विभाजन के बाद जब चीज़ें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, तो सबकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं। आखिरकार कनक और पुरी का विवाह भी हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद कनक देखती है कि पुरी वो नहीं रहा जिसे उसने कभी चाहा था। एक आदर्शवादी पत्रकार के रूप में जिसे चाहा था, वह नहीं रहा। वो भी अब एक दौलत का लोभी हो चुका है। उसके व्यक्तित्व की जो परतें थी, वो शादी के बाद खुलती हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है, क्योंकि शादी से पहले प्रेम में हमें हमेशा दूसरे की अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। जब तक हम किसी के साथ रहना शुरू नहीं कर देते, हम उसको अच्छे से जान नहीं पाते। इस तरह से इसका यहाँ पर कहानी एंड होती है, और सेकंड पार्ट में आगे दिखाते हैं कि इन पात्रों के साथ क्या क्या हुआ। तारा आखिरकार समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपनी मेहनत, अपने डेडिकेशन के बल पर बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचती है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी समाज सेविका बनती है, जिसका समाज में रुतबा होता है, नाम होता है, और कैसे वो अपने जीवन को मनुष्य कल्याण में लगाती है। सारे पात्रों का, सारे चरित्रों का आगे जाकर क्या होता है, ये हम देखते हैं। हालांकि ये एक सुखांत नोवेल है। इसकी एंडिंग यशपाल जी ने अच्छी की है, भविष्य के सपने देखते हुए की है, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा ही कुछ हो। आखिरकार आज़ादी के बाद युवा अपने सपनों को पूरा करें, अपने सपनों का भारत बनाएं, इसलिए इसका सुखांत होता है। तो हम लोगों के लिए उस दौर की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आजकल हम लोग जिस आराम में रह रहे हैं, ये सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोग सोए हुए हों, एक दिन अचानक हमारी आँख खुले और हमें पता चले कि हमें हमेशा के लिए अपनी जन्मभूमि, अपना घर, अपना सामान, अपने पड़ोस को छोड़कर कहीं और चले जाना है, अनजान जगह। या फिर एक दिन अचानक हमारे घर का दरवाज़ा खुले और दंगाइयों की एक भीड़ हमें मारने काटने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो। ये हम लोग देखते हैं, तो हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग सोच नहीं पाते। तो सोचिए उस समय जिन लोगों ने इस समय को जिया है, कितनी कठिन परिस्थितियों में जिया है, और हमें कितनी आरामदायक परिस्थितियाँ मिली हैं अपने सपने पूरा करने के लिए। तो हमें ऋणी होना चाहिए उन सभी लोगों का जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। उपन्यास की एक और बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि इसमें बहुत सारे अन्य भारत पाक विभाजन पे जो उपन्यास बने हैं, उनकी तरह किसी एक एजेंडे को नहीं पकड़ा गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पर किसी विशेष धर्म को निशाना बनाया जाता है, या फिर किसी एक धर्म की गलती मानी जाती है, या फिर भारत या पाकिस्तान की दुश्मनी को और ज़्यादा उभारा जाता है,
राजनीतिक रूप से किसी एक पार्टी की गलती दिखाई देती है, लेकिन यशपाल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यशपाल जी बिल्कुल भी बायस्ड नहीं रहे किसी पार्टी के लिए, किसी धर्म जाति के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, बल्कि परिस्थितियों को यशपाल जी ने दिखाया है और ह्यूमन नेचर परिस्थितियों के हिसाब से कैसे बदलता है और उन पर एक साधारण जनमानुस पर क्या फ़र्क पड़ता है, जो पॉलिटिकली शामिल नहीं है, जो धर्मांध नहीं है, उस पर क्या विभाजन का असर हुआ, बदलती परिस्थितियों, बदलते समाज का क्या वहाँ पर प्रभाव पड़ा, ये यशपाल जी दिखाते। तो बहुत ही अच्छा नोवेल है। जब मैंने पढ़ा था, हालांकि मैं केवल 12 साल की थी, और इसके कंटेंट की वजह से कई कई दिनों तक मैं इसमें डूबी रही थी। मीन्स कई दिनों तक मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा परिपक्व माइंड नहीं था, मेरे दिमाग को इसने झकझोर कर रख दिया था, बहुत ज़्यादा असर किया था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसे पढ़ें और पढ़कर बताएं आपको कैसा लगा। एक नया रूप अपने देश का, अपने समाज का आपको देखने को मिलेगा, और साथ में इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए पात्रों की प्रेम कहानी है, पात्रों के संवाद है, हर चरित्र अपने आप में इसमें याद रह जाता है। तो आप लोग इसके दोनों पार्ट पढ़कर मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। और ऐसे ही हिंदी साहित्य और वर्ल्ड के अन्य साहित्य की फेमस रचनाओं के लिए, सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और अच्छी बुक्स के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, आसपास लोगों को जागरूक करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।